Good evening, everyone. Today is 24th of March, and we are back with our regular newspaper analysis. These are the 5 articles that we will be discussing today. It has almost been 1 month जब से हमने ये CNA में प्री स्पेसिफिक ओरिएंटेशन लिया. हर रोज हम 10 MCQs डिस्कस करते हैं CNA में करंट अफेयर्स से, और ये these 10 MCQs are expected to supplement your preparation through core subject. जो GS का core प्रीफिट से कवर होता है उसको सप्लीमेंट करना एक्सपेक्टेड है इससे. जो 5 आर्टिकल जो हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट इज अबॉर्शन लॉ इन इंडिया. इंडिया के करंटली जब से वो पैसिव इथनोसिया के बारे में डिस्कशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, तब से हेल्थ रिलेटेड जो टॉपिक्स है उस पर न्यूज़पेपर में डिस्कशन चल रहा है. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इज अबॉर्शन लॉ इन इंडिया. सेकंड इज agri PV is agriculture and photovoltaic, agri photovoltaic. It's an attempt to bridge the gap and bring the two important aspects together. One is agriculture productivity and second is solar energy production. तो third is right to vote in India, core पॉलिटी से है, लेकिन हाल फिलहाल में इलेक्शंस के वजह से वो डिस्कशन में आया है. इलेक्शन कमीशन, RPA एक्ट, इन सब के चलते राइट टू वोट डिस्कशन में आया हुआ है. थर्ड जो वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बैकग्राउंड में, एनर्जी सिक्योरिटी के बैकग्राउंड में, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन को हम डिस्कस करेंगे. सिंस वी आर डिस्कसिंग ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, वी विल आल्सो क्विकली रिवाइज एंड कंपेयर इट विद तापी पाइपलाइन. तापी इज तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन. एंड द लास्ट topic will be from the defense tech. India has introduced F-41 stealth frigate तारागिरी. ये प्रोजेक्ट 75A के अंडर है, हम इसको डिस्कस करेंगे. सो बट बिफोर वी मूव दैट, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर कि फाउंडेशन बैच मार्च कब शुरू होगा. ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए वेरी वेल सूटेड है. इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है. एंड ये जो 4 स्लॉट है उसमें से आप अपने वर्किंग आवर्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, एज पर योर वर्किंग शेड्यूल, यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ दीज 4. ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है और इसको हर स्टेज पे आपका पर्सनलाइज हैंड होल्डिंग की जाएगी. द नेक्स्ट इज जस्ट रिमाइंडर रिगार्डिंग प्रीफिट इनिशिएटिव. ये एक इकोसिस्टम बिल्ड किया है MCQs के अराउंड. इसके अंडर 3000 प्लस MCQs यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें एलिमिनेशन टेक्निक, MCQ का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड डिस्कशन, ये सब होता है. एंड अप्रोक्सीमेटली 12,000 प्लस MCQs, जिसमें 120 टेस्ट के फॉर्मेट में, वो पेड कोर्स का पार्ट है. CSAP के ऐप पर वो अवेलेबल है. इसमें इजी, मीडियम, मतलब इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, ऐसे 3 फेजेस में वो क्वेश्चंस अवेलेबल है. ये एसएमएस इंग्लिश दोनों मीडियम में है. यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन ऑन योर स्क्रीन टू फेच फर्दर डिस्काउंट. जो CNA में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको अगर आप रिवाइज करना चाहो MCQs को, या जो प्रीफिट में हम डिस्कशन होते हैं उन MCQs को आप क्विक रिवाइज करना चाहो, तो you can download these from the app by scanning the QR code here. Let's get started. The first article, abortion law. Abortion का मतलब क्या है? Abortion is a conscious choice made to get rid of the fetus. जो ये abortion इंडिया में एक qualified legal right है. क्वालिफाइड का मतलब है कि इट इज अवेलेबल बट यू हैव टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस. इट इज क्वालिफाइड लीगल राइट अंडर MTP एक्ट ऑफ 1971, जिसको 2021 में अमेंड किया गया था. 2022 में सुप्रीम कोर्ट में इसमें और एक छोटा सा एडिशन किया है. कुछ की फैक्ट्स देखते हैं. अप टू 24 वीक्स, मतलब 6 महीने तक लिमिटेशन है अबॉर्शन का. इसमें भी 2 कैटेगरी, अप टू 20 वीक्स एंड देन 21st to 24th वीक, ये स्पेशल कैटेगरी. इसको हम आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे.
30 वीक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में जजमेंट दिया है कि आपको ऑटोनॉमी प्रायोरिटाइज करना होगा। 2022 के जजमेंट में अनमैरिड वुमेन को ये लीगल राइट दिया गया। इसके पहले वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था, लेकिन इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन करके ये अनमैरिड वुमेन को प्रोवाइड किया गया है। करंट सिनारियो में जो अनसेफ अबॉर्शंस होते हैं वो एक मैटरनल मॉर्टेलिटी का एक मेजर कॉज है। मतलब जो फीमेल का डेथ होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, उसका ये एक मेजर कॉज है अनसेफ अबॉर्शन। सो प्रोविजन ऑफ सेफ अबॉर्शन फैसिलिटी इज वेरी क्रिटिकल। जेस्टेशनल फ्रेमवर्क है, मतलब अगर प्रेगनेंसी 5th मंथ तक है, 5वें महीने तक, मतलब अप टू 20 वीक्स है, तो एक डॉक्टर के प्रेजेंस से, एक डॉक्टर के कंसल्टेशन से अबॉर्शन हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी 20 से 24th वीक, मतलब अगर 6th मंथ में है, तो फिर 2 डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है, एक डॉक्टर के कंसल्टेशन से अलाउड नहीं है। वेयर एज जो फीटल एबनॉर्मेलिटी होती है, मतलब जो फीटस है उसमें अगर कुछ एबनॉर्मेलिटीज है, लिम्ब डिसफंक्शन है या कोई भी और एबनॉर्मेलिटी है, तो उसमें कोई वीक्स का, कोई मंथ का लिमिटेशन नहीं है। ओनली कंडीशन इज कि ऐसे केस में मेडिकल बोर्ड के द्वारा कंसल्टेशन के बाद अबॉर्शन की परमिशन दी जाती है। अबॉर्शन के जो स्पेसिफिक ग्राउंड्स है वो मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ इंक्लूडेड है। अब मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ में ये भी इंक्लूडेड है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज होते हैं अगर उनमें फेलियर आया, देन ऑल्सो यू हैव क्वालिफाइड लीगल राइट फॉर अबॉर्शन। फोर्थ इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज अबाउट कंसेंट, कि किसके परमिशन से अबॉर्ट करोगे। इस परमिशन किसी और इंसान की नहीं चाहिए, ना सिर्फ जो फीमेल है, अगर वो 18 प्लस है, एडल्ट है, तो वो अपने खुद के कंसेंट से अबॉर्शन कर सकती है। उसके पार्टनर की, उसके पति की, उसके माता पिता की, दोस्तों की, किसी की कंसेंट की जरूरत नहीं है। शी अलोन कैन टेक एंड गिव द कंसेंट ऑफ अबॉर्शन। कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब जो फीमेल है उसकी आइडेंटिटी 100% प्रोटेक्टेड होती है। चैलेंजेस, एक मेजर डिबेट है ऑटोनॉमी वर्सेस फीटल वायबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो फीटस है कितना वायबल है, वो क्या हो सकता है, उसका बारे में एक तरीके से एक मॉरल साइड में चला जाता है। सेकंड इज मेडिकल बोर्ड डिलेज, जैसे हमने देखा कि एबनॉर्मल अगर कोई फीटस है तो उसके टर्मिनेशन के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन उसमें मेडिकल बोर्ड को कंसल्ट करना पड़ता है, और मेडिकल बोर्ड जो है वो डिले करते हैं अपने डिसीजंस को। थर्ड, एक्स्ट्रा लीगल बैरियर्स है, मतलब जो स्पाउस है, हस्बैंड है या अदर फैमिली मेंबर्स है, वो डिमांड करते कि उनकी परमिशन भी ली जाए। फिर जो पॉक्सो रिपोर्टिंग होती है, पॉक्सो के अंडर अगर रिपोर्ट कर देते हैं तो माइनर्स को डिटर करता है, माइनर्स डरते हैं इस राइट को एक्सरसाइज करने से, वो रादर प्रेफर करते कि वो प्रेग्नेंट रहे कंटिन्यू रादर देन फेसिंग द पॉक्सो इश्यूज। एंड देन लास्ट इज जुडिशियल इनकंसिस्टेंसी। व्हाट इज अ वे अहेड? फर्स्ट, हमको क्लियर कट गाइडलाइंस देने जरूरी है, वायबिलिटी के गाइडलाइंस। सेकंड, जो मेडिकल बोर्ड्स होता है उनको डिसेंट्रलाइज करना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है, इसकी वजह से जो एबनॉर्मल फीटस का जो टर्मिनेशन है वो डिले होता है। थर्ड, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है उनको सेंसिटाइज करना इज अ नेसेसिटी। फोर्थ, राइट बेस्ड फ्रेमवर्क की तरफ शिफ्ट होना अब नेसेसरी हो गया है, एंड जो प्रोवाइडर बेस है उसको एक्सपांड करना जरूरी है इजी एक्सेस के लिए। मतलब जो टर्मिनेशन कर सकते हैं, ऐसे जो हेल्थ प्रैक्टिशनर है जिनके पास ये अधिकार है, उनका एक्सपांशन होना जरूरी है। टू कंक्लूड, ये इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, फीमेल की बॉडीली ऑटोनॉमी, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी एज अ मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट, बट इट नीड्स लीगल क्लैरिटी and access reforms to balance the dignity of that women, that female, and the medical regulation. ये दोनों चीजें बैलेंस होना नेसेसरी है। फर्स्ट MCQ, अंडर MTP एक्ट as amended in 2021, termination between 20th to 24th weeks requires
no medical opinion, one doctor's opinion, two registered medical practitioner's opinion, or court's approval only? The answer is C. Up to 20 weeks, one doctor's opinion is enough. But between 20 to 24th week, two registered medical practitioner's opinion is necessary. Second MCQ. Which of the following are features of abortion law in India? 1. Recognition of mental health as a ground. Yes. Statement 2. Mandatory spousal consent. No. Spouse का consent नहीं चाहिए. Confidentiality of the woman. So answer is 1 and 3 only. Second is incorrect. Next article is agri photovoltaic. Agri PV is one system whereas it can be used for dual purposes. मतलब इसमें solar generation भी किया जाएगा and crop cultivation भी होगा. इसमें जो panels install किए जाएंगे, solar power generation में panels का use होता है, all of you are aware. वो क्रॉप के साथ लगाए जाएंगे. जिस लैंड पर क्रॉप मतलब जो इस लैंड पे फार्मिंग होती है उसी लैंड पर एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाएगी. इसको कई अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, हम उसको समझते हैं. फर्स्ट, इसमें एलिवेटेड पैनल्स होंगे, मतलब जमीन से ऊपर पोल्स लगाकर एक सर्टेन हाइट पर पैनल्स लगाए जाएंगे जिससे जमीन जो है वो ओपन रहेगी जहां पर आप फार्मिंग ऑपरेशंस कर सकते हो. इसके डिजाइन के 2-3 टाइप है. एक तो रो बेस्ड, मतलब एक लाइन में कॉलम में आप लगा सकते हो, मतलब बीच बीच में एग्रीकल्चरल प्लांटेशन की जाएगी और रोज में आप सोलर पैनल लगा सकते हो. या फिर सेकंड इज बायफेशियल, मतलब वर्टिकल सोलर पैनल जो दोनों तरफ से जनरेट करे, मतलब दोनों को फेस करे, ईस्ट टू वेस्ट. जब सन ट्रैवल करता है तो मॉर्निंग में एक साइड से जनरेट होगा और आफ्टरनून में दूसरे साइड से. थर्ड की फीचर इज कि माइक्रो क्लाइमेट इफेक्ट, जहां पर वो छत की तरह काम करेगा वहां, मतलब खेत के ऊपर जब वो छत की तरह काम करेगा तो वो हिट स्ट्रेस को कम कर देगा, सॉइल मॉइस्चर का जो लॉस होता है उसको कम कर देगा. एंड फोर्थ, जो स्पेसिंग है उसको ऑप्टिमाइज कर देगा, मतलब इट विल बैलेंस सनलाइट फॉर क्रॉप्स एज वेल एज पावर जनरेशन, दोनों के लिए सनलाइट अवेलेबल होगा. इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है? एक, फार्मर्स के लिए इनकम का डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी वो बेच सकता है. दूसरा, वाटर कंजर्वेशन होगा, जब एक्सेसिव सनलाइट नहीं होगा तो जो इवेपो ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस होता है वो नहीं होगा, वो रुक जाएगा. थर्ड, लैंड का यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली हो पाएगा, मतलब जो फूड या फ्यूल, इनके बीच में कोई चॉइस करना नहीं होगा क्योंकि फूड वर्सेस फ्यूल कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा, दोनों एक साथ मिल पाएंगे. फोर्थ की फीचर इज प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट एज वेल एज हेलस्टॉर्म, क्लाइमेट में रेजिलियंस की तरह काम करेगा ये, इट विल प्रोवाइड रेजिलियंस इन क्लाइमेट चेंज. फिफ्थ, रूरल एरियाज का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, सोलर पावर्ड स्टोरेज होगी, प्रोसेसिंग होगा, उसका परचेसिंग होगा, सेलिंग होगा, so it will help in rural industrialization. However, जो challenges है वो भी काफी severe है. फर्स्ट, जो इंस्टॉलेशन है इनिशियल, उसमें हाई कैपिटल कॉस्ट है क्योंकि आपको एलिवेटेड ऊंचे स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे जमीन से उठे हुए. सेकंड इज, जो क्रॉप की यील्ड होगा, जो प्रोडक्शन होगा वो अनसर्टन है, कितना आएगा वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि शेडिंग का वो इम्पैक्ट हो सकता है क्रॉप के प्रोडक्शन के रिडक्शन में. थर्ड, रेगुलेटरी की एम्बिग्विटी है, क्लियर कट रेगुलेटरी आइडियाज रूल्स नहीं है क्योंकि लैंड को क्लासिफाई करना होगा, एग्रीकल्चरल लैंड होगी, इंडस्ट्रियल लैंड होगी, किस तरीके का लैंड होगा. फोर्थ चैलेंज इज द स्किल गैप, क्योंकि ये एग्रीकल्चर एंड सोलर इन दोनों का मैनेजमेंट है, सो ड्यूअल मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए होंगे, दोनों के एक्सपर्टीज चाहिए होंगे. एंड फिफ्थ वन इज ग्रिड कनेक्टिव इश्यूज, क्योंकि सोलर एनर्जी है वो इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये ग्रिड के ऊपर स्ट्रेस बिल्डअप कर देता है.
इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि नॉन कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये फ्लक्चुएशन क्रिएट करता है ग्रिड में और इससे स्ट्रेस बिल्डअप होता है। तो ग्रिड, लार्जर ग्रिड से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो व्हाट इज अ वे अहेड? फर्स्ट वी कैन हैव रीजन स्पेसिफिक, एरिया स्पेसिफिक क्रॉप प्लानिंग। दूसरा, क्लियर ड्यूअल यूज लैंड पॉलिसीज को हम ला सकते हैं। थर्ड, लोन्स के थ्रू, एफपीओ के थ्रू, फार्मर प्रोडक्ट्स, फार्मर एफपीओ मॉडल के थ्रू फाइनेंसिंग को अफोर्डेबल किया जा सकता है। फोर्थ, एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज डिजाइन बना सकते हैं जो हर कोई रेप्लिकेट कर पाए। एंड फिफ्थ, ये जो पायलट प्रोजेक्ट्स होते हैं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उनको बढ़ावा देना होगा, उनको एक्सपांड करना होगा ताकि एक्सपीरियंस आए, उससे लर्निंग्स हो एंड सबके लिए एक इजीली मॉडिफाइबल मॉडल बनाया जा सके। सो इन टू कंक्लूड, जो एग्री फोटोवोल्टिक है, इट ऑफर्स ए विन विन सिचुएशन फॉर एनर्जी ट्रांजिशन प्लस फार्म इनकम. It is crucial for achieving 300 gigawatts of solar target without compromising on food security. First MCQ, agri photovoltaic, agri PV primarily aims to do which of the following? A, replace agriculture with solar plants? No. Use separate land for solar and farming? No. C, integrate solar power generation with agriculture? Yes, the correct answer is C. Second MCQ, which of the following are advantages of agri photovoltaic? 1, it reduces water evaporation. Correct, it does reduce water evaporation. Second, it provides additional farmer income. Yes, क्योंकि वो जो procured या produced electricity है, they can sell it off. And third, eliminates the need for grid connectivity. No, it requires the need for grid connectivity. So answer is B, 1 and 2 only. Third article देखते हैं. Third article is right to vote in India. इसमें यूपीएससी के प्रीलिम्स में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है. क्वेश्चन ऐसा था कुछ, राइट टू वोट इन इंडिया इज, ऑप्शन ए था इज अ फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ऑप्शन 3 सी था लीगल स्टैट्यूटरी राइट एंड ऑप्शन डी था ऑल ऑफ द अबव. द आंसर इसका जो है वो आपको एंड में बताऊंगा मैं. राइट टू वोट जो है एक स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट. इट एनेबल्स सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. लीगल फ्रेमवर्क देखेंगे तो आर्टिकल 326 जो है वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, जिसमें 18 प्लस एज के लोगों को ये राइट मिल जाता है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के अंडर वोटर रजिस्ट्रेशन होता है एंड आरपीए 1951 एक्ट के अंडर वी हैव राइट टू वोट. सुप्रीम कोर्ट का ये आर्ग्यूमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि वोटिंग जो है वो एक स्टैट्यूटरी राइट है, मतलब एक लीगल राइट है, बिकॉज इट इज गिवन अंडर राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951. सो दैट इज व्हाई इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट. इलेक्शन में आप क्या चॉइस करते हो या नन ऑफ द अबव चूज करते हो, ये एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अंडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है. कुछ की इश्यूज है जिसमें कंपलसरी वोटिंग के डिबेट होते हैं कि अगर कंपलसरी वोटिंग अगर आप करने के लिए बोलोगे तो इट्स अ वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस राइट, क्योंकि राइट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट नॉट टू वोट. सेकेंड, इस डिबेट में एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस बहुत है क्योंकि कंपलसरी वोटिंग अगर आप कर दोगे तो इतने बड़े लार्ज इलेक्टोरेट को जिसने वोटिंग नहीं किया उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लोगे. स्टेटमेंट 3, इन इक्विटेबल पेनल्टीज, मतलब अगर आप राइट टू वोट को कंपलसरी कर दोगे और ना करने के अगर इफ समबडी इज नॉट वोटिंग और उसको अगर आप पनिश करोगे तो जो गरीब लोग हैं वो उनके ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेटली इफेक्ट होगा. दिनेश गोस्वामी कमेटी जो 1990 में आई थी, उन्होंने
कंपलसरी वोटिंग को अपोज किया था, और जो 255th रिपोर्ट आया लॉ कमीशन का, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि इट इज नाइदर फिजिबल नॉट डिजायरेबल इररेस्पेक्टिव ऑफ द टर्नआउट बेनिफिट्स, मतलब नहीं करना चाहिए। व्हाट इज अ वे अहेड? एक हमको स्वीप चलाना होगा, मतलब वोटर्स अवेयरनेस कैंपेन चलाना होगा कि वोट करना कितना नेसेसरी, एंड वी शुड मेक देम टेक अ चॉइस ऑफ वोटिंग इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग देम टू गो फॉर वोटिंग। देन वोटिंग के प्रोसीजर को ही इजी करना होगा। यू कैन डू डिजिटल वोटिंग, पोस्टल ऑप्शंस दे सकते हो। थर्ड, जो इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है वो वॉलंटरीली स्ट्रेंथन करना होगा, एंड देन किसी भी तरह के जोर जबरदस्ती वाले कोएर्सिव मेजर्स को अवॉइड ही करना होगा। इट विल डू मोर डिसर्विस देन एनी सर्विस। टू कंक्लूड, इंडियाज इलेक्टोरल मॉडल जो है, कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल जो है, इट फेवर्स वॉलंटरी पार्टिसिपेशन of people in elections instead of coercive participation, and it balances democratic duty with individual freedom. First MCQ solve करते हैं। The right to vote in India is a fundamental right, a legal statutory right, a natural right, or a directive principle. The answer is B. It's a legal or statutory right. Which of the following are correct regarding voting in India? Article 326 provides universal adult suffrage. Correct. Voting is a fundamental right under Article 19. No, it is not a fundamental right. It is a statutory right under RPA Act of 1951. Nota is linked to freedom of expression. Yes. The answer is B. 1 and 3 only. Nota is also, none of the above is an expression of choice, that is freedom of expression under Article 19(1)(a). Fourth article is regarding gas pipeline. मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है, जो गैस क्रंच हो रहा है, जो एनर्जी इनसिक्योरिटी वाला सिचुएशन बिल्डअप हो गया है, उसके बैकग्राउंड में IPI इम्पोर्टेंट हो गया है। ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। अब ईरान इंडिया पाकिस्तान पाइपलाइन जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वी विल ऑल्सो डिस्कस तापी। तापी इज तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ऐसे एक पाइपलाइन है। खैर, IPI पाइपलाइन जो है एक प्रपोज्ड पाइपलाइन है, ईरान से लेकर पाकिस्तान और फिर इंडिया। इट इज प्रपोज्ड, इट इज नॉट, इसके ऊपर काम मतलब सिर्फ पेपर पर चल रहा है, एक्चुअल में कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। This pipeline is also known as peace pipelines, and it is, इसका अल्टरनेटिव जो वो तापी है, जो सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया में आता है। दोनों के फीचर्स देखते हैं। जो ईरान पाकिस्तान इंडिया जो पाइपलाइन है, उसका डिस्टेंस जो है लगभग 2800 किलोमीटर है, 2800 किलोमीटर। ये ईरान के गल्फ ऑफ होर्मुज जो है, वहां पर एक साउथ पास गैस फील्ड है। ये साउथ पास गैस फील्ड जो है वो 2 देशों में बटा हुआ है। मेजर हिस्सा कतार के पास है और दूसरा हिस्सा जो ईरान के पास है। तो इस ईरान वाले जो हिस्सा है, वहां से ये साउथ पास गैस फील्ड से इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया को पाइपलाइन आएगा। इसमें 60 मिलियन मेट्रिक पर डे का कैपेसिटी दिया गया है फॉर इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान, फॉर टू बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों को 60 मिलेगा। इसका प्लस पॉइंट है कि इट इज वे लॉट चीपर देन LNG इंपोर्ट, क्योंकि पाइपलाइन से सीधा आएगा, नो मूवमेंट ऑफ एनी अदर व्हीकल विल बी नीडेड। इसके साथ तापी को अगर कंपेयर करें, तापी इज तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। इसकी लेंथ जो है लगभग 1000 किलोमीटर कम है, मतलब 1800 किलोमीटर है। ये तुर्कमेनिस्तान में जो गिलकिंच फील्ड है वहां से शुरू होती है, और उसका कैपेसिटी इज 33 बिलियन cubic meter per year. It has been financially backed by the ADB, Asia Development Bank, इसका फाइनेंसर है। सिग्निफिकेंस, एक एनर्जी सिक्योरिटी में डाइवर्सिफिकेशन लेकर आएगा, जो LNG इंपोर्ट्स के ऊपर इंडिया का डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करेगा, रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देगा। अगर गैस लाइन से अगर आप कनेक्टेड हो तो इंडिया विल हैव टू कोऑर्डिनेट विथ remaining countries and vice versa. And fourth, कि cost efficient होगा ये,
क्योंकि कोई भी व्हीकल को मूवमेंट नहीं करना है तो वो खर्चा कम हो जाएगा एंड इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इट। अब चैलेंजेस क्या है? एक जियोपॉलिटिकल रिस्क है, मतलब आईपीआई की जब बात करते हो तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तापी की बात करते हो तो अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, और इन सब में अपना भाई जो पाकिस्तान है वो तो ससुर बैठा हुआ ही है दिमाग खराब करने के लिए। सेकेंड इज सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि ईरान वाला जो आता है वो बलूचिस्तान के रूट से आता है। थर्ड जो है प्राइसिंग डिस्प्यूट, प्राइस क्या होगी उसके बारे में डिस्कशंस अभी भी प्रॉब्लमेटिक में है। एंड फोर्थ, इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी, इतने ज्यादा प्रोजेक्ट डिलेज हो रहे हैं। करंट स्टेटस, आईपीआई डॉर्मेंट है, इंडिया 2007 में उससे एग्जिट कर गया था, और तापी जो है वो पार्शियली रुक गई है इस बिकॉज ऑफ, मतलब अफगानिस्तान तक आकर रुक गया है वो। टू कंक्लूड, ये पाइपलाइन डिप्लोमेसी जो है इट हाईलाइट्स इंडियाज नीड फॉर सिक्योर डाइवर्सिफाइड एनर्जी रूट्स, but it remains constrained by the geopolitics and regional instability in both countries, Iran, Pakistan as well as in Afghanistan. मतलब दूसरे हिस्से देखो, the IPI pipeline was intended to connect India with gas reserve in Iran. Which of the following are challenges for transnational pipeline projects like IPI and TAPI? 1. Geopolitical tensions, correct. Security risk along routes, correct, especially बलूचिस्तान वाले रास्ते से आता है तो. Statement 3, guaranteed uninterrupted supply, no. The answer is B, 1 and 2 only. Let's jump on to the final article of the day. Final article जो है that is स्टिल्थ फ्रिगेट तारागिरी। एक स्टिल्थ का मतलब क्या होता है? स्टिल्थ एक सिस्टम है जिसके थ्रू बिकॉज ऑफ द डिजाइन वो रडार पर कैप्चर नहीं हो पाता है, वहां से रिफ्लेक्शंस नहीं आते तो रडार कैप्चर नहीं कर पाता। तो F-41 तारागिरी नाम से जो स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है अंडर प्रोजेक्ट 17A, इसको इंडक्ट किया गया, इसको माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया। 75% तक इसका कंटेंट जो है वो इंडिजिनस है। प्रोजेक्ट 17A को भूलिएगा मत। पर्पस क्या है इसका? ऑब्वियसली मैरीटाइम कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ावा देना, फिर आत्मनिर्भर भारत डिफेंस के सेक्टर में प्रमोट करना, बूस्ट करना। की फीचर्स में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज स्टिल्थ टेक्नोलॉजी, मतलब इसका रडार का क्रॉस सेक्शन बहुत लो है, मतलब रडार इसको आसानी से नहीं पकड़ सकता। सेकेंड, लगभग 6,500 टन का उसका कैपेबिलिटी वेट है। फिर उसका प्रोपल्शन जो है वो डीजल प्लस गैस टर्बाइन, मतलब ड्यूअल इंजन है। इसमें एंटी शिप मिसाइल्स है, एयर डिफेंस है, एएसडब्ल्यू मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जो वेपनरी चाहिए वो इसमें इंस्टॉल्ड है। और इसकी कैपेबिलिटी मल्टी रोल है, मतलब एस्कॉर्ट कर सकता है, सर्वेलेंस कर सकता है, ह्यूमन डिजास्टर में हेल्प कर सकता है, या ये वॉरफेयर में भी डायरेक्टली यूज हो सकता है। एमएसएमई सेक्टर का रोल इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम प्रोडक्शन में स्ट्रेंथन हो जाएगा। जो इंडियन ओशन मैरीटाइम डोमिनेंस है उसको फिर से ये एनहांस कर देगा। जो मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर कैपेबिलिटी होती है नेवी की उसको ये इंप्रूव करता है, एंड इंडिया का जो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस है उसको ये रिड्यूस कर देता है। To conclude, Taragiri represents India's shift towards self-reliant, high-tech naval power, which is crucial for securing the Indian Ocean region. First MCQ, the stealth frigate Taragiri is a part of Project 17A. Second MCQ, which of the following are features of Taragiri? Low radar detectability, correct. मल्टी रोल वॉरफेयर कैपेबिलिटी, करेक्ट. न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम, नो, यहाँ पे डीजल एंड गैसोलीन गैस है, सो आंसर इज 1 and 2 ओनली. ये CSAP के वन स्टॉप सॉल्यूशन स्मार्ट बुक्स है जो अब एसएमएस स्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है. यू कैन ऑर्डर दीज बाय कॉन्टेक्टिंग ऑन द नंबर मेंशन्ड ऑन योर स्क्रीन्स. Thank you so much for joining in. See you at 5:30 p.m.
फॉर टुडेज प्रीफिट लेक्चर। आज का टॉपिक होगा पॉलिटी का।